Hello friends, welcome again to all of you in my YouTube channel Dr. Vikas Parikh. In my previous video, we have discussed role of key scientists in discovery of DNA and revealing about the structure of DNA. In continuation of that, today we are going to discuss basic conceptual topic structure of DNA or what is DNA. So let me move forward on today's topic structure of DNA. तो चलिए हम आगे चलते हैं, आज के हमारे टॉपिक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है डीएनए। विभिन्न वैज्ञानिकों के डीएनए पर, जैसा मैंने अभी बताया कि डीएनए में जो कुछ साइंटिस्ट का रोल मैंने अभी डीएनए के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों का आप लोगों को अभी इस वीडियो के जरिए मैंने अभी तक दिया। बाकी ऐसा नहीं है केवल इन्हीं साइंटिस्ट का योगदान केवल डीएनए के बारे में रहा है, इसके अलावा भी अनेकों साइंटिस्ट ने समय के अनुसार धीरे धीरे हमेशा से ही प्रयास किया जाता रहा है डीएनए की संरचना के बारे में या डीएनए के बारे में और अधिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए अनेकों वैज्ञानिकों के बारे में यहाँ डिस्कशन कर पाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के नाम और उनके कार्य के बारे में आप लोगों को मेरे इस वीडियो के जरिए आपको परिचित करवाया। मेरे नेक्स्ट स्टडी वीडियो के अंदर विभिन्न वैज्ञानिकों के डीएनए पर अर्ली एफर्ट्स व वाटसन व क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में अलग से आगे के वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा, या वीडियो के अंदर उसे अलग से मैं बना के आप लोगों के सामने रखूँगा। तो अभी हम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, जिसमें से आज इसका पहला पार्ट हम स्टडी करेंगे, व्हाट इज डीएनए एंड डीएनए स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सही सुना। आज हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के मुख्य दो भागों के बारे में। पहला भाग है व्हाट इज डीएनए और दूसरा भाग है डीएनए स्ट्रक्चर। तीसरा भाग साइंटिफिक थिंकिंग बिफोर 1953, ये हम आगे के वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। वाटसन और क्रिक का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हम आगे के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज डीएनए? जैसा कि हम सभी पढ़ते आ रहे हैं 8th 9th 10th क्लास से ही कि डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, वह पेरेंट्स के जो लक्षण है वो प्रोजेनी में पहुंचाता है। परंतु उससे अधिक अगर मैं कहूँ तो डीएनए के बारे में जैसे ही हम जानेंगे तो मेरा कहना मानना यह है कि डीएनए की जो नाम है वही काफ़ी होता है डीएनए के बारे में बताने के लिए कि डीएनए क्या है। तो डीएनए का जैसा नाम है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि इस नाम में हम देख पा रहे हैं कि अंत में आ रहा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब डीएनए क्या है? डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। तो अब हम डीएनए के बारे में जाने, उससे पहले यह जानना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे हम डेफिनेशन देख पा रहे हैं कि डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दैट इज ट्विस्टेड इनटू ए हेलिक्स। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डीएनए। सो लेट वी मूव फॉरवर्ड that what is DNA, and as I told earlier that DNA is a nucleic acid. So now we have to know that what is nucleic acid. If we know about the nucleic acid, then we easily can understand about the DNA. अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए के स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो उससे पहले अगर हम, जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम जाने तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में एक सिंपल डेफिनेशन मैं सभी से जिक्र करना चाहूँगा, जिसका मतलब है न्यूक्लिक एसिड वह एक मॉलिक्यूल है जो कि नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट समूह की एक चेन द्वारा निर्मित संरचना है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनी संरचना न्यूक्लिक एसिड कहलाती है।
तो जैसे मैंने कहा ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं उससे पहले अगर हम जाने तो जैसा मैंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड, तो इस स्लाइड के अंदर हम देख पा रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होंगे? न्यूक्लियोटाइड के। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर है, जैसा कि हम इस स्लाइड के जरिए देख पा रहे हैं। इट मीन्स जो मैंने डेफिनेशन कही थी कि ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं या जिस पॉलीमर का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में जाने इसलिए अब जरूरी हो गया है कि न्यूक्लियोटाइड के बारे में जाने। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड जैसा मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल्स या अणु के द्वारा मिलकर बने होते हैं, जिसमें से पहले अणु का नाम है सुगर, सेकेंड मॉलिक्यूल है नाइट्रोजनस बेस और थर्ड मॉलिक्यूल है फॉस्फेट समूह। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से मिलता जुलता ही एक शब्द है जो कि हमारे बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है या स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी डाउट रखता है, वह है न्यूक्लियोसाइड। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ पाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो उनके लिए मेरे पास एक जनरल फार्मूला है जो शायद आप लोगों के डाउट को क्लियर कर पाए और ज़िंदगी भर आप न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस जो है वो ना भूल पाए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियोटाइड होता है सुगर, बेस और फॉस्फेट समूह से मिलकर जो बना मॉलिक्यूल होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। अब जैसा कि इस नाम में आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड, इट मीन्स लास्ट में, इस नाम के लास्ट में लिखा हुआ है साइड। साइड का मतलब क्या होता है? किनारे कर देना या हटा देना। किसे हटा देना? न्यूक्लियोटाइड को देखिए, सुगर, बेस और फॉस्फेट। तो जब सबसे किनारे होता है उसे ही हटाया जा सकता है आसानी से। यह हम सभी जानते हैं कि अगर एक चेयर के ऊपर 3 या 4 जने बैठे हों और एक लाइन बनी हुई हो, उस लाइन में से अगर हम किसी को आसानी से हटा सकते हैं तो वह व्यक्ति होता है जो कि सबसे किनारे पर बैठा होता है। इसी तरीके से इसके लिए याद करने का तरीका ये हो जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड में जो वर्ड है वो साइड है, यानी कि हमें साइड में करना है। किसे साइड में करना है? न्यूक्लियोटाइड में मौजूद जो सबसे किनारे पर मॉलिक्यूल है। कौन है किनारे पर मॉलिक्यूल? सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। तो कौन सा हुआ? फॉस्फेट समूह। बिल्कुल सही। फॉस्फेट समूह को किनारे पर करने से जो संरचना बनेगी, यानी कि मैं कहूँ तो कि नाइट्रोजनस बेस और सुगर मॉलिक्यूल से मिलकर जो संरचना बनती है, जो स्ट्रक्चर बनती है, उसे क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में तो ऐसा कुछ नहीं है कि साइड वगैरह कुछ हो उसके नाम में, नहीं है। तो इसीलिए न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? कंप्लीट मॉलिक्यूल्स का जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। कंप्लीट मॉलिक्यूल्स मीन्स 5 कार्बन सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट समूह। इन तीनों से मिलकर जो संरचना बनेगी वो कहलाएगी न्यूक्लियोटाइड। आई होप इस चीज़ से, मेरे हिसाब से जो मैंने अभी बताया है, सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या होता है। इसी तरीके का एक और नाम होता है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। यह भी एक काफ़ी डाउट क्रिएट करता है क्योंकि ये तीनों नाम ही एक दूसरे से मिलते हुए हैं। अभी तक मैंने दोनों नाम के बारे में बताया कि क्या न्यूक्लियोसाइड होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, या मैं ये कहूँ कि मैंने ये बताया कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस कैसे किया जा सकता है। लेकिन अब हमारे सामने एक और मिलता जुलता नाम मैंने सामने रखा है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है इसके बारे में भी मैं अभी आप लोगों के डाउट क्लियर कर देता हूँ। और मेरा मानना है कि ये चीज़ कंफर्म होने के बाद आप सभी लोगों को
जो मेरे इस यूट्यूब वीडियो को देखेंगे कोई डाउट नहीं रहेगा कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसोम में डिफरेंस क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, सुगर, नाइट्रोजनस बेस व फॉस्फेट समूह से निर्मित संरचना को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और न्यूक्लियोसाइड क्या है, जैसे मैंने कहा कि साइड में करना है तो किसी साइड में करोगे, फॉस्फेट समूह को। तो फॉस्फेट समूह को साइड में करते क्या बचता है, सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो इसका मतलब द स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स फ्रॉम सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज नॉन एज ए न्यूक्लियोसाइड। अब तीसरी चीज जो मैंने अभी बताई न्यूक्लियोसोम, वो क्या होता है, इस नाम में ही सब कुछ होता है। मेरा मानना है कि अगर हमें नाम को अच्छे से समझना आ गया तो हम अधिकतर प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व कर लेते हैं। जैसा अभी मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियोसोम के बारे में। न्यूक्लियोसोम, सोम का अर्थ क्या होता है, बॉडी। सोम का अर्थ क्या होता है, बॉडी। और न्यूक्लियोसोम मतलब न्यूक्लिक एसिड की बॉडी। अब न्यूक्लिक एसिड की बॉडी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि नाम आया बॉडी, और बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, अनेकों अंगों से मिलकर बनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम हाथ को बॉडी बोल दें, कंप्लीट बॉडी के अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स मिलकर एक बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। वैसे ही अगर न्यूक्लिक एसिड की बॉडी की हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड की बॉडी के साथ में उसकी बॉडी बनाने के लिए, या हम कहें कि उसकी बॉडी के निर्माण के लिए कौन योगदान हो, कि किसका योगदान होगा, तो इसके लिए हमें जानना होगा कि उसकी बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। कौन से प्रोटीन्स का रोल होता है उसमें, प्रोटीन्स का रोल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स का रोल होता है। यानी कि डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग के बाद जो संरचना बनती है उस संरचना को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तीनों के बीच में क्लियर डिफरेंशिएशन अब आराम से कर पाएंगे। पहला न्यूक्लियोसाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और तीसरा न्यूक्लिक एसिड, और चौथा न्यूक्लियोसोम। चार नाम हमारे पास हुए। इन चारों नामों में से सारी चीज़ें अब क्लियर, मेरे हिसाब से अब आप सभी को क्लियर हो गई होगी। पहला नाम है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे, सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस द्वारा निर्मित संरचना को न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे, सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट समूह से द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सही। इसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरी चीज न्यूक्लियोसोम की, यहां हम पहले बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड किसे कहा जाएगा, न्यूक्लिक एसिड कहा जाएगा ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी संरचना को क्या कहा जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल सही। चौथा हमारा जो नाम था वो क्या था, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम किसे कहा जाएगा, बिल्कुल सही, न्यूक्लियोसोम कहा जाएगा डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग के पश्चात निर्मित संरचना को न्यूक्लियोसोम के नाम से जाना जाता है। तो चारों क्लियर है, बिल्कुल चारों क्लियर हैं। और मेरे हिसाब से अब कभी किसी को कोई डाउट इन चारों के बारे में नहीं रहेगा। तो डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। इट मीन्स यह क्लियर हो गया अब हमें कि डीएनए किससे मिलके बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होगा। और न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलके बने होंगे, सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट समूह से मिलके बने होंगे। तो इसका मतलब डीएनए में भी क्या मौजूद होंगे, एक सुगर होगी, एक नाइट्रोजनस बेस होगा, और फॉस्फेट समूह से मिलकर एक बनेगी न्यूक्लियोटाइड। और उन न्यूक्लियोटाइड्स की जब चेन बनेगी तो वो चेन मिलकर किसका निर्माण करेगी, डीएनए का या न्यूक्लिक एसिड का। इसीलिए डीएनए के नाम क्या लास्ट में क्या लगा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड। तो जैसा मैंने कहा कि अगर नाम के बारे में हमें पता है तो हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये जानकारी काफ़ी अच्छी और रोचक रही होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम इस संरचना के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को कि डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड है तो इसका मतलब क्या है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे, और अगर न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो उसमें वो तीनों चीज़ें जो मैंने बताई थी वो पाई जाएगी। कौन कौन सी? शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट समूह। परंतु जैसा हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर क्या पाई जाती हैं, डबल हेलिक्स पाई जाती है, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के अंदर, और दोनों स्ट्रैंड्स में एक जो होती है वो, प्रत्येक स्ट्रैंड में एक जो होती है वो क्या होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। बैकबोन मतलब जैसे मैं किसी भी हम बात करें बॉडी की, तो उस बॉडी में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, जिसकी वजह से हम सीधे बैठ पाते हैं, हम सीधे रह पाते हैं। इसी तरीके से डीएनए भी अपनी एक संरचना रखता है, और उसकी संरचना को कॉम्पैक्ट संरचना के रूप में बनाए रखने के लिए बैकबोन का होना जरूरी है, और वो जो बैकबोन होती है डीएनए की, वो बनी होती है शुगर व फॉस्फेट समूह द्वारा। आगे हम जानेंगे कि डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड्स जो होते हैं वो इस बैकबोन को बनाने में रोल प्ले करेंगे। यहाँ हम ये भी जानेंगे कि डीएनए के अंदर कौन कौन से बॉन्ड जो हैं डीएनए की संरचना के निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं या फिर उसमें पाए जाते हैं। तो पहला जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन कौन सी है? जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, उस डीएनए के स्ट्रैंड के जो हम स्ट्रैंड बताते हैं कि 2 स्ट्रैंड है, वो स्ट्रैंड जो हम बनाते हैं वो स्ट्रैंड क्या होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और उसके बीच में जो हम लिखते हैं ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस। तो जब अभी मैंने बताया था कि डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनमें 3 चीज़ें पाई जाती है, क्या क्या, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इस संरचना के अंदर तीनों चीज़ों को। क्लियरिटी के साथ में नहीं है कि शुगर की संरचना कैसी होती है, वो हम अभी आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पे तीनों चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। जो ब्राउन कलर में हमें दिखाई दे रही है, स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। और जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन के बीच में जो बॉन्डिंग दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कलर में, वो क्या है, वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस। बिल्कुल सही। तो 2 चीज़ें हुई, क्या क्या हुई, शुगर फॉस्फेट बैकबोन हुई डीएनए की संरचना में, और दूसरा 4 बेस केमिकल्स हुए जिसको हम नाइट्रोजनस बेस के नाम से जानते हैं। और उन डीएनए में जो मौजूद होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो हमें दिखाई दे रही है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है, व गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, व गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी के ऊपर चारगॉफ का रूल भी नियम लागू होता है, क्योंकि चारगॉफ का रूल क्या कहता है कि जितनी मात्रा में प्यूरिन डीएनए की संरचना में होगा उतनी ही मात्रा में पिरिमिडिन भी होगा। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करते हैं। हम अभी आगे के वीडियो में अभी आगे जानेंगे कि किस तरीके से प्यूरिन और पिरिमिडिन को हम डिफाइन करते हैं। और हाँ, आप लोगों के मन में जो डाउट है कि प्यूरिन क्या होता है और पिरिमिडिन क्या होता है, वह भी हम इस वीडियो के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरा मानना है कि ना प्यूरिन और पिरिमिडिन की संरचना में भी आप लोगों को इस वीडियो के देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके अलावा जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनकी संरचना भी आप आसानी से बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यह मेरा क्लियर तौर पर मानना है, और इससे आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो कंप्लीटली क्लियर होंगे, यह मेरा मानना है। अब हम आगे चलते हैं। यह एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना हो गई जो हम देख पा रहे हैं, जैसा अभी अपने जाना था। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, शुगर बेस व फॉस्फेट समूह से निर्मित संरचना क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक 5 कार्बन शुगर है, उसमें एक तरफ उससे नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ उससे फॉस्फेट समूह हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है वो
जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ शुगर के हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के तौर पर तो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के तौर पर फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है। तो यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसकी, डीएनए की। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 4 नाइट्रोजनस बेस वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, जो हम अभी आगे जानेंगे। नाइट्रोजनस बेस के तौर पे अभी हमने बताया कि डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, जिसे कि ए, टी व जी व सी से डिनोट किया जाता है। तो नाइट्रोजनस बेस एक तरफ जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं और फॉस्फेट मॉलिक्यूल दूसरी तरफ जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि एक शुगर के बीच में जुड़े हुए हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं कि शुगर के साथ ये दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। और यह संरचना क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें से हम बात करें, जैसे अगर हम देख पा रहे हैं केवल शुगर और फॉस्फेट के नीचे बैकबोन लिखा हुआ है, तो केवल अगर यही संरचना मौजूद हो, या मैं कहूं कि फॉस्फेट को हम साइड लगा दें, जैसा हमने कहा था न्यूक्लियोसाइड, तो साइड लगा दें यानी कि फॉस्फेट समूह इसमें से हटा दें, यानी कि मैं कहूं कि सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस इस संरचना में मौजूद हो, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब फॉस्फेट समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यह कंप्लीट संरचना क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड। तो यही एक मामूली सा डिफरेंस है किसमें, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज मेरे हिसाब से दोनों के बीच में कोई डाउट किसी स्टूडेंट्स के मन में नहीं रहेगा, इजीली वो न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं डीएनए की। जैसे हमने बताया कि डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या पाई जाती है, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट समूह। तो पहले हम बात करते हैं शुगर की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हमें नाम के बारे में पता है और हम नाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम अधिकतर प्रॉब्लम तो हमारी खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा वही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा मैं, जैसे कि इस नाम में देखिए क्या लिखा है डीएनए के नाम में, डीऑक्सीराइबो, जिसे ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है। डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सी, इसको भी अलग अलग करें हम तो डी ऑक्सी और राइबो। डी का मतलब डिलीट, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, एंड राइबो का मतलब फ्रॉम राइबोज शुगर। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होती है, वो अभी अभी मैंने बताया, क्या, डी फॉर डिलीट, ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन, एंड राइबो मीन्स राइबोज शुगर। इसका मतलब अगर राइबोज शुगर में से ऑक्सीजन डिलीट हो जाए तो वह शुगर क्या कहलाएगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और हम सभी जानते हैं कि राइबोज जो होती है वो 5 कार्बन शुगर होती है, जैसा कि हम संरचना भी देख पा रहे हैं। और राइबोज शुगर किस में पाई जाती है, जिसका नाम देखिए क्या है, आरएनए में। किसमें, आरएनए में। आरएनए का फुल फॉर्म देखिए आप फिर से, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो मीन्स राइबोज, और यहाँ क्या नाम है डीएनए में, डीऑक्सीराइबो, यानी कि डिलीट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोज शुगर। यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत क्लियरली ये दिखाई दे रहा है इस स्लाइड के जरिए कि आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या है, अभी अभी मैंने बताया, डी फॉर डिलीट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखाई दे रही है क्लियरली कि 5 कार्बन शर्करा है या शुगर है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हमें दिखाई दे रही है कि 2 नंबर पर भी OH है, 1 नंबर पर भी OH है, 3 पर भी है, 4 पर भी है और 5 पर भी है। जबकि हम डीऑक्सीराइबोज में हम देखते हैं तो 2 नंबर पर सिर्फ H मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्राइम पर यानी कि सेकेंड नंबर कार्बन एटम पर
जो OH ग्रुप था उस OH में से ऑक्सीजन अगर रिमूव कर दिया जाए, या ये कहें कि अगर उस वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, तो उस प्रकार की शुगर को डीऑक्सीराइबोज शुगर के नाम से जाना जाता है, जो कि हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। यह एक बेसिक डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर में, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें डीएनए की संरचना के बारे में जानना है तो हमें एक एक चीज़ या एक एक डाउट को क्लियर करना होगा, क्योंकि बिना अगर डाउट को क्लियर किए हम आगे बढ़ते हैं तो डीएनए से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें डीएनए के बारे में जानकारी पूरी और सही होना ज़रूरी है, ताकि हम आगे के जो डीएनए से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में इजीली समझ पाएँ और हमारे दिमाग में क्लियरली उनकी इमेज बनती रहे। इसीलिए मैं ये इस पे काफ़ी जोर डाल के कह रहा हूँ, हर एक चीज़ को क्लियरिटी के साथ मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं आरएनए और डीएनए में मौजूद शर्करा के बारे में स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है और राइबोज शुगर एक 5 कार्बन शुगर होती है, जो कि जिसमें हम देख पा रहे हैं कि 2 प्राइम पर OH ग्रुप मौजूद है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है जिसके 2 प्राइम पर सिर्फ H या H केवल H मौजूद है, O नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। इस वजह से इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर के नाम से जाना जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये फंडा? D फॉर डिलीट, O फॉर ऑक्सीजन, और किससे? राइबोज शुगर से। I hope you enjoy my technique to tell you the difference between the deoxyribose and ribose. Okay? तो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर भी होती है, नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं और फॉस्फेट समूह भी होते हैं। तो अभी हमने देखा शुगर के बारे में, जिसमें कि आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है व डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस के बारे में जैसे हमने पहले ही बताया कि नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस नॉर्मली पाए जाते हैं, प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडीन। नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो जैसा हमने कहा कि 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन की संरचना के बारे में अगर हम जानें तो इस संरचना को बनाने का भी एक आसान सा तरीका है। अभी हम बना रहे हैं पिरिमिडीन की संरचना। पिरिमिडीन की संरचना में हम देख पा रहे हैं, तो यह है पिरिमिडीन की संरचना। और प्यूरिन की संरचना कैसी होगी? यह जो स्ट्रक्चर है वो प्यूरिन बेसिस की संरचना होगी। यह पिरिमिडीन की बेसिक स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ जो है वो प्यूरिन की स्ट्रक्चर है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन में जो नंबरिंग दी जाती है वह अलग अलग होती है। पिरिमिडीन में जो नंबरिंग दी जाती है वह क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है, जबकि प्यूरिन के अंदर जो नंबरिंग की जाती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। यानी कि प्यूरिन में जो नंबरिंग हमेशा की जाती है वो एंटी क्लॉकवाइज, व पिरिमिडीन के अंदर क्लॉकवाइज नंबरिंग हमेशा की जाती है।
तो जैसा कि अभी हमने देखा कि पिरिमिडीन की संरचना में हमें किस तरीके से हम पिरिमिडीन की संरचना बना सकते हैं और किस तरीके से हम प्यूरिन की संरचना का निर्माण कर सकते हैं। पिरिमिडीन में जैसे मैंने अभी बताया कि पिरिमिडीन में जो हमेशा नंबरिंग होती है वो क्लॉकवाइज नंबरिंग दी जाती है, जबकि प्यूरिन के अंदर हमेशा प्यूरिन बेसिस के अंदर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग दी जाती है। अब हम बात करें कि प्यूरिन कौन से हैं और कौन से पिरिमिडीन्स आते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में थाइमिन की बजाय यूरेसिल पाया जाता है, बाकी तीनों जो हैं वो आरएनए में भी पाए जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना होगा कि वहाँ पर जो शुगर होगी वो राइबोस शुगर होगी बजाय डीऑक्सी राइबोस शुगर के। नाइट्रोजनस बेस की संरचना में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस नाइट्रोजनस बेस कौन सा होगा, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाएगा, बाकी एडेनिन, ग्वानिन व साइटोसिन आरएनए में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर जानते हैं डीएनए की, क्योंकि हम अभी डीएनए के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो डीएनए में 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल, 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। चारों की स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखाई दे रही है, पर इससे पहले कि हम इन्हें क्लैरिफाई कैसे करें कि कौन सा प्यूरिन है और कौन सा पिरिमिडीन। हाँ, स्ट्रक्चर देख के तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा प्यूरिन और कौन सा पिरिमिडीन है, लेकिन अगर बिना स्ट्रक्चर के हमें पूछ लिया जाए कि कौन से एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन में से कौन से प्यूरिन है और कौन से पिरिमिडीन, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी मैं आप लोगों को एक बड़ा सिंपल सा मेथड बताता हूँ, जिससे आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यह जानने में कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन या यूरेसिल में से कौन सा जो है वो कौन से जो हैं वो पिरिमिडीन है और कौन से जो हैं वो प्यूरिन है। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा मेथड है मेरे पास, जो मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो के जरिए शेयर कर रहा हूँ। वो ये मेथड ये है, या मैं कहूँ कि जादू की छड़ी है। वो जादू की छड़ी क्या है वो अभी बताता हूँ। पिरिमिडीन के नाम में आप देखिए, पिरिमिडीन के नाम में PY आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना जी। बस यही है वो जादू की छड़ी। Y को देखिए, जिस उसके बाद में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के नाम लिखिए, जिसमें भी Y आता है वो पिरिमिडीन होगा, और जिसमें Y नहीं आता है वो प्यूरिन होगा। देखिए यहाँ पे थाइमिन का नाम क्या है, THYMINE, Y आ रहा है इसमें, तो ये क्या हुआ, पिरिमिडीन या पायरिमिडीन। साइटोसिन में देखिए CY, Y आ गया, तो Y आ गया तो क्या हो गया, ये साइटोसिन भी क्या है, पायरिमिडीन है। एडेनिन की अगर हम बात करें तो एडेनिन में देखिए, एडेनिन में ADENINE, इसमें Y नहीं आया, तो Y नहीं आया तो ये क्या हो गया, प्यूरिन। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जिसका भी नाम लिखेंगे हम, जिस भी नाइट्रोजनस बेस का नाम लिखेंगे उसमें अगर Y आता है तो वो पिरिमिडीन की कैटेगरी में हम रखेंगे, और जिसमें Y नहीं आएगा वो प्यूरिन की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पे यह जादू की छड़ी क्या हुई, Y। और यह जादू की छड़ी वो जादू की छड़ी है जो कि कभी भी यह डाउट ही नहीं आने देगी कि कौन से नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है और कौन से नाइट्रोजनस बेस जो है वो पिरिमिडीन्स की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जिसमें भी Y आया वो पिरिमिडीन, और जिसमें Y नहीं आया वो प्यूरिन। जैसे थाइमिन में Y आया तो वो पिरिमिडीन की कैटेगरी में रखा गया, साइटोसिन में Y आया तो उसे भी पिरिमिडीन की कैटेगरी में रखा गया, लेकिन एडेनिन में Y नहीं आया तो उसे प्यूरिन की कैटेगरी में रखा गया, ग्वानिन के अंदर भी Y नहीं आया तो उसे प्यूरिन की कैटेगरी में रखा गया। अब आप लोग कहेंगे कि यूरेसिल में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे पिरिमिडीन की कैटेगरी में रखा जाता है, तो वहाँ तो ये जादू की छड़ी काम नहीं कर रही। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ भी यह जादू की छड़ी काम कर रही है। किस तरीके से, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो पाए जाते हैं, लेकिन थाइमिन की जगह
यूरेसिल पाया जाता है। यानी कि आरएनए में यूरेसिल किसके स्थान पे आ रहा है? थाइमीन के स्थान पे। और थाइमीन क्या है? पिरिमिडीन है। जब थाइमीन पिरिमिडीन है तो यूरेसिल भी क्या होगा? पिरिमिडीन होगा। तो इसलिए कौन कौन से पिरिमिडीन हुए? थाइमीन पिरिमिडीन हुआ, साइटोसिन पिरिमिडीन हुआ, और आरएनए में थाइमीन की जगह आने वाला यूरेसिल भी पिरिमिडीन हुआ। जबकि एडेनिन व गुआनिन प्यूरिन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? आई होप अब सभी के मन में कोई डाउट नहीं होगा कि किन्हें प्यूरिन की कैटेगरी में रखेंगे और किन्हें पिरिमिडिन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो पसंद आया आप लोगों को मेरा वाई वाला मैजिक ट्रिक? और उम्मीद है आप लोग इस ट्रिक को हमेशा याद रखेंगे और कभी भी किसी भी उलझन में नहीं फंसेंगे कि कौन से प्यूरिन्स की कैटेगरी में आते हैं और कौन से पिरिमिडिन की कैटेगरी में आते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखिए, हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक डीऑक्सी राइबोस शुगर है, उसके साथ में नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है और एक फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है। याद हो अगर आप सभी लोगों को, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो डीऑक्सी राइबोस शुगर थी उसके अंदर जहाँ CH2OH था वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। यानी कि CH2OH वाले जगह पे फॉस्फेट ग्रुप की बॉन्डिंग हो रखी है, जबकि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर नाइट्रोजनस बेस की बाइंडिंग हो रखी है। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीएनए के बारे में जानने के लिए। तो अभी तक जो भी हमने जाना है वो डीएनए से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए आ रहा है। इसीलिए मेरा कहना है कि इस वीडियो को अंत तक बड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि यह आपके जो कॉन्सेप्ट है डीएनए के बारे में उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेगा। कोई डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं रहेगा डीएनए की संरचना से रिलेटेड। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है, क्योंकि जो डीएनए होता है वो डीएनए से रिलेटेड अधिकतर टॉपिक्स के, या मैं कहूँ कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि डीएनए की संरचना पर आधारित होते हैं। अगर हमें डीएनए की संरचना नहीं आती है तो हम उन टॉपिक्स को क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए डीएनए के जिससे रिलेटेड डाउट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के तौर पे देख पा रहे हैं कि जो मैंने अभी बताया कि फॉस्फेट समूह है हमें CH2OH वाली तरफ जुड़ा हुआ है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने बताया कि डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं शुगर बेस और फॉस्फेट से मिलके। तो यहाँ हमें शुगर भी दिखाई दे रही है, बेस भी दिखाई दे रहा है और फॉस्फेट समूह भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, दिखाई दे रहा है, हमें यह दिखाई दे रहा है कि कार्बन के साथ में एक तरफ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस का, और दूसरी तरफ CH2 के साथ में फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है। अगर इस नंबरिंग को हम ध्यान से देखें तो पीछे की वीडियोस में हम देख पा रहे हैं कि शुगर के बारे में हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी यहाँ हम देख पा रहे हैं जो नंबरिंग दी हुई है इसमें, उसमें हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे CHOH लिखा हुआ है उस तरफ हमने अभी जो स्ट्रक्चर देखी थी इससे पहले वाली स्लाइड जिसमें हम वापस चलेंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं इस चीज़ को। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो इसी के जरिए हम देख पाएंगे। वहाँ हमें क्लियरली अभी दिखाई दे रहा था कि जहाँ CH मौजूद है, CHOH वाली कंडीशन मौजूद है जिसे कि 5 प्राइम डिनोट किया हुआ है, वहीं पर फॉस्फेट समूह बाइंड है। और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में, यानी कि जहाँ 1 प्राइम लिखा हुआ है वहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएन। तो इसका मतलब क्या हुआ, देख पा रहे हैं बिल्कुल कि यहाँ पे 1 प्राइम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जहाँ CHOH है वहाँ पे 5 प्राइम लिखा हुआ है डीएनए की स्ट्रक्चर में या डीऑक्सी राइबोस शुगर के स्ट्रक्चर में। अब हम वापस चलते हैं हमारी स्लाइड पे, ध्यान से देखिएगा उस चीज़ को। ये देखिए फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह ये किसके साथ अटैच हुआ? CH2
OH वाली साइड में, यानी कि 5 प्राइम पे। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉस्फेट समूह हमेशा न्यूक्लियोटाइड में किधर होता है? 5 प्राइम साइड में। यानी कि जो फॉस्फेट समूह की जो बाइंडिंग होती है वो किधर होती है? 5 प्राइम साइड में। और दूसरी तरफ नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस के बारे में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनस बेस हमें कौन सी साइड में जुड़ा हुआ है? जहाँ पे अभी मैंने बताया था कि 1 प्राइम साइड में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजनस बेस हमेशा न्यूक्लिक एसिड में 1 प्राइम कार्बन एटम के साथ जुड़ेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नाइट्रोजनस बेस हमेशा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं ये अभी हम जान रहे हैं। शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ध्यान याद रहेगा? बिल्कुल। शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। बेस में भी एक और इम्पोर्टेंट बात यह है नाइट्रोजनस बेसेस में, जिसमें हमने बताया कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और थाइमिन हो सकता है। अगर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो इस न्यूक्लियोटाइड को बोला जाएगा DATP। अगर नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन है तो उसे बोला जाता है DGTP। अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो DAMP, DGMP, DCMP और DTMP। अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं, ट्राई फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं, तो उसे कहा जाता है DATP, DGTP, DCTP और DTTP। क्योंकि हमारी बॉडी में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो DNTP की फॉर्म में पाए जाते हैं, और जब ये बॉन्ड बनाते हैं और डीएनए या न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं तो यह मोनोफॉस्फेट के रूप में बॉन्डिंग बनाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि यह बॉडी में जो पाए जाते हैं तो ये DNTP के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि ट्राईफॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए इसको मैंने बोला DATP, DGTP, DCTP और DTTP। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि जब ये बैकबोन का निर्माण करते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे यह है केवल एक फॉस्फेट ही मौजूद रहता है, इस जो कि स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरफ एक तरफ 5 प्राइम से और दूसरी तरफ ऊपर वाली जो शुगर होती है या दूसरी जो शुगर होती है उसके 3 प्राइम से बॉन्डिंग बनाता है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। एक और ख़ास बात जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, नाइट्रोजनस बेस के बारे में जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोजनस बेस हमेशा C1 से जुड़े होते हैं, यानी कि फर्स्ट प्राइम पर मौजूद कार्बन एटम से नाइट्रोजनस बेस की बॉन्डिंग हमेशा होती है। लेकिन नाइट्रोजनस बेस में भी अभी हमने क्या बताया था? प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। वो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि प्यूरिन और पिरिमिडिन में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है नाइट्रोजनस बेस से जुड़ी हुई, वो यह है कि नाइट्रोजनस बेस में जैसे अभी हमने नाइट्रोजनस बेस से जुड़ी हुई एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो यह है कि नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने कहा था कि साइटोसिन और थाइमिन जो होते हैं वो पिरिमिडिन होते हैं और एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं। तो अगर प्यूरिन की बॉन्डिंग अगर शुगर से होती है तो वह बॉन्डिंग हमेशा C1N9 बॉन्डिंग से होती है, यानी कि शुगर का कार्बन फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस का नाइन्थ पोजीशन पर मौजूद नाइट्रोजन के बीच में वो बॉन्डिंग पाई जाती है। यानी कि प्यूरिन की जो बॉन्डिंग होती है वो हमेशा C1N9 होती है, जबकि
पिरिमिडिन के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो C1N1 बॉन्डिंग होती है, यानी कि C1 यानी कि कार्बन फर्स्ट शुगर का और नाइट्रोजन फर्स्ट किसका, पिरिमिडिन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी जो मैंने आप लोगों को बताया, जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा डीएनए के बारे में, कि नाइट्रोजनस बेस में अगर जैसे हमने बात की कि नाइट्रोजनस बेस में शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर से बाइंड होते हैं हमेशा फर्स्ट नंबर पोजीशन के ऊपर। उसमें हमने बताया कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो पिरिमिडिन और प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं। उसमें हमने बताया कि साइटोसिन और थाइमिन जो होते हैं वो पिरिमिडिन प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जबकि एडेनिन व ग्वानिन जो होते हैं वो प्यूरिन प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब हमने ये बताया कि जो बॉन्डिंग होती है, अगर प्यूरिन बेस के साथ बॉन्डिंग होती है शुगर की, तो वह हमेशा C1N9 बॉन्डिंग होगी, यानी कि शुगर का फर्स्ट कार्बन, यानी कि शुगर का कार्बन हमेशा ही क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, शुगर का फर्स्ट कार्बन, और उसकी बॉन्डिंग होगी प्यूरिन के N9 के साथ में। और अगर पिरिमिडिन है तो पिरिमिडिन के साथ में जो बॉन्डिंग जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, यह पिरिमिडिन स्ट्रक्चर है, यह सभी को क्लियरली दिखाई दे रही है क्योंकि अभी हमने नाइट्रोजनस बेस के बारे में जाना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पिरिमिडिन के फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ में यह कार्बन जो है उसकी बॉन्डिंग हो रखी है। तो यानी कि C1N1 बॉन्डिंग पिरिमिडिन के साथ में और प्यूरिन के साथ में C1N9 बॉन्डिंग पाई जाती है। इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डीएनए की बैकबोन पाई जाती है, और डीएनए में हम क्यों यह लिखते हैं कि 5 प्राइम 3 प्राइम, और उसके जस्ट ऑपोजिट स्टैंड को हम बताते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम। 3 प्राइम और 5 प्राइम क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह उस स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पे हमें बनी हुई दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं 5 प्राइम और नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है 3 प्राइम OH। सबसे नीचे की तरफ ध्यान से देखिए, जो सबसे नीचे वाली शुगर है उसका 3 प्राइम हमें सबसे नीचे के किनारे पर दिखाई दे रहा है, और जो सबसे ऊपर वाली डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसके 5 प्राइम पे हमें फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि अगर हमें 5 प्राइम और 3 प्राइम लिखा हुआ नहीं दिया जाए किसी डीएनए स्ट्रैंड को अगर बना के और लिख के, अगर हमें यह नहीं बताया जाए कि कौन सा 5 प्राइम और कौन सा 3 प्राइम है, और केवल OH या फॉस्फेट लिखा हो या P लिखा हो, तो उससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा 5 डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो, कौन सा डीएनए का किनारा जो है वो 5 प्राइम है और कौन सा डीएनए का जो किनारा है वो, डीएनए स्ट्रैंड का जो किनारा है वो 3 प्राइम है। कैसे पहचान करेंगे, क्योंकि 3 प्राइम पर हमेशा OH ग्रुप होगा, तो जिस भी साइड में OH ग्रुप लिखा हुआ है वो हमेशा 3 प्राइम के तौर पर जाना जाएगा, और जिस भी साइड में फॉस्फेट समूह या लगा हुआ है वह हमेशा 5 प्राइम नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें 5 प्राइम या 3 प्राइम नहीं भी लिखा हुआ मिले और केवल OH या फॉस्फेट समूह हमें मेंशन किए हुए हों डीएनए के दोनों किनारों पर, तो भी हम यह पहचान कर सकते हैं कि कौन सा किनारा 3 प्राइम है और कौन सा किनारा 5 प्राइम में आया। किस तरीके से जो हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो 5 प्राइम है और कौन सा किनारा जो है वो 3 प्राइम है। उसके साथ ही जैसे मैंने बताया था कि डीएनए में कौन कौन से बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है, उसका भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है, जिसमें अभी तक जो निकल के आया है वो निकल के आया शुगर और बेस के बीच में बॉन्डिंग। शुगर और बेस के बीच में बॉन्डिंग जो हमने देखी वो कौन सी बॉन्डिंग है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो अभी हमने डिस्कशन किया कि अगर प्यूरिन है तो C1N9 बॉन्डिंग, और अगर पिरिमिडिन है तो C1N1 बॉन्डिंग। तो अब इस संरचना में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें डबल हेलिक्स दिखाई दे रही है सामने, 5 प्राइम 3 प्राइम दोनों तरफ लिखा हुआ है। एक तरफ एक स्टैंड जैसा मैंने अभी बताया था कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखते हैं हम, और दूसरे स्टैंड को हम 3 प्राइम से 5 प्राइम दिखाते हैं, और बीच में जो सीढ़िया जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें, वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस आपस में बॉन्डिंग उन्होंने बना रखी है। अगर एडिनिन है तो वो हमेशा किसके साथ पेयर करता है, थाइमिन के साथ में, और अगर ग्वानिन है तो उसकी पेयरिंग हमेशा किसके साथ होती है, साइटोसिन के साथ में। तो एडेनिन और थाइमिन बॉन्डिंग करता है और ग्वानिन और साइटोसिन बॉन्डिंग करता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि ग्वानिन व साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जो बॉन्डिंग नाइट्रोजनस बेस के बीच में पाई जाती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, जैसे अभी हमने कहा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जी बिल्कुल। इसी तरीके से तो अभी तक हमने क्या जाना, शुगर और बेस के बीच में बॉन्डिंग, और बेस के बीच में बॉन्डिंग, यानी कि शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, और बेस के बीच में यानी कि नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, क्योंकि डीएनए क्या होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इसलिए नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस के बीच में भी बॉन्डिंग पाई जाती है। वो जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें बैकबोन की, तो जो हमने पहले डिस्कशन किया था कि बैकबोन किसका बना होती है, शुगर और फॉस्फेट का। तो यहाँ हम जैसे देख पा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को। अभी इस स्ट्रक्चर को हम अगर ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 शुगर मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं हमें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये 3 शुगर मॉलिक्यूल जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों शुगर मॉलिक्यूल में हम जो देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि जो नीचे ही नीचे वाला जो शुगर मॉलिक्यूल है उसने अपने से ऊपर वाले शुगर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डिंग कर रखी है। यानी कि सबसे नीचे वाले का जो 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम, इस 5 प्राइम किनारे ने ऊपर वाले जो शुगर है उसमें 3 प्राइम किनारे के साथ में इसकी बॉन्डिंग हो रखी है। उस बॉन्डिंग के अगर अंदर हम ध्यान से देखें तो बीच में कौन मौजूद है, फॉस्फेट समूह। और फॉस्फेट समूह में अगर हम ध्यान से देखें तो फॉस्फेट समूह के ऊपर की तरफ सिंगल बॉन्ड ओ, इस तरीके से एक बॉन्डिंग बनी हुई है। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम कहते हैं एस्टर बॉन्डिंग। इसे क्या कहा जाता है, एस्टर बॉन्डिंग। तो एक एस्टर हुआ। इसी तरीके से हम नीचे की तरफ अगर देखें तो नीचे की तरफ भी हमें सिमिलर बॉन्डिंग जो है वो दिखाई दे रही है, तो यानी कि एक और एस्टर बॉन्डिंग। इसका मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, 2 एस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में कौन है उनके, फॉस्फेट। इसलिए इस बॉन्डिंग को क्या नाम दिया जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। क्या नाम दिया जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए में टोटल 3 प्रकार की बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी, पहली शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। दूसरी जो हमें देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, डीएनए की दोनों हेलिक्स के बीच में मौजूद नाइट्रोजनस बेस के बीच में। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तीसरी बॉन्डिंग जो होती है देखने को मिलती है हमें, वो देखने को मिलती है शुगर फॉस्फेट बैकबोन में। उस बैकबोन में जो बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से डीएनए में टोटल 3 प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है। समझ में आया, बिल्कुल। मेरे हिसाब से आप लोगों को अब कोई डाउट इससे रिगार्डिंग नहीं होंगे कि डीएनए में कितने प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो अब इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि अभी तक हमने जो को जाना वो ये जाना कि डीएनए की संरचना में किस तरीके से शुगर पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजनस बेस को में से एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन को किस तरीके से प्यूरिन में कैटेगराइज करते हैं और कौन से पिरिमिडिन में कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद में हमने अब यह जाना कि डीएनए की जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग डीएनए में पाई जाती है। टोटल 3 प्रकार की बॉन्डिंग डीएनए में पाई जाती है। और अब हम देख, यहाँ पे जो ये स्लाइड आप लोगों को जो शो हो रही है, इस स्लाइड में लिखा हुआ है डज डीएनए फिट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हेरिडिटी। डज डीएनए फिट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए हेरिडिटी मटेरियल। इसका मतलब कि डीएनए में ऐसी क्या चीज़ है जो कि जिसकी वजह से डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो माना जा सकता है। यह इस स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, जहाँ पे ये एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के जरिए पूरा क्लियर हो जाएगा, जो मैं अभी आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। इसमें अगर हम बात करें, एक तरफ लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट और दूसरी तरफ लिखा हुआ है डीएनए कंपोनेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हम किसी मटेरियल को हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर स्वीकार कर लें या एक्सेप्ट कर लें। तो इसमें पहली रिक्वायरमेंट है हैज़ बायोलॉजिकल यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोटीन। क्या डीएनए के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल अगर वो है तो उसमें ऐसी कोई बायोलॉजिकल यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए। इसका जवाब सामने की तरफ दिया हुआ है कि हाँ होती है। यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए में जो 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 न्यूक्लियोबेस जो होते हैं वो
एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मस्ट रिप्रोड्यूस फेथफुली एंड ट्रांसमिट टू ऑफ स्प्रिंग। अगर वो हेरिडिटरी मटेरियल है तो प्रोटीन निर्माण तो चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि वह रिप्रोड्यूस होना चाहिए फेथफुली, और जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें भी वह ट्रांसमिट होना चाहिए, यानी कि उसमें भी जो वह डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, ऑफ स्प्रिंग में भी वह मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, कि क्या ऐसा होता है। इसका आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसेज होते हैं वो फेथफुली होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेसेज मीन्स एडेनिन के सामने कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, थाइमीन, यानी कि अगर थाइमीन से रेप्लिकेशन होगा या ट्रांसक्रिप्शन होगा तो थाइमीन के सामने हमेशा क्या जुड़ेगा, एडेनिन ही जुड़ेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, फेथफुली होते हैं। इसी तरीके से ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ेगा, यानी कि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के प्रति फेथफुल होता है, और साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के प्रति फेथफुल होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि फेथफुल तो ये होता है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें था वो ये था कि ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है। तो इसमें इसका आंसर क्या है, फाउंड इन जर्म सेल्स, कि यह जर्म सेल्स के अंदर पाए जाते हैं ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफस्प्रिंग में डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो दूसरा आंसर भी मिला हमें। तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है कि अगर डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है तो वह क्या होना, उसमें क्या 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 होना चाहिए, मस्ट बी स्टेबल विद इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि वो स्टेबल होना चाहिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए एक स्टेबल न्यूक्लिक एसिड है, जो कि जिसकी बैकबोन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बनी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए बनी होती है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी उसमें पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें एक और फिर जो फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है इस टेबल के अंदर, उसमें क्या लिखा है, मस्ट बी कैपेबल ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग स्टेबल चेंजेस। अगर वो हेरिडिटरी मटेरियल है तो डाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि हमेशा एक जैसे जीव तो नहीं बनेंगे, तो उनमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होना जरूरी है, यानी कि डीएनए में स्टेबल चेंजेस होने चाहिए। वो चेंजेस भी कैसे हो, स्टेबल चेंजेस होने चाहिए, आवश्यक है, या स्टेबल चेंजेस उत्पन्न करने में वो कैपेबल हो। तो यहाँ अभी इसका आंसर दिया हुआ है इसी टेबल के अंदर, बेसेज कैन चेंज थ्रू नॉन मैकेनिज्म, कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो चेंज हो सकते हैं ज्ञात मैकेनिज्म के जरिए। ज्ञात मैकेनिज्म कौन सा है, ज्ञात मैकेनिज्म किसे कहेंगे, म्यूटेशन को। बिल्कुल सही जवाब, जो म्यूटेशन है उस म्यूटेशन के जरिए जो चेंजेस आते हैं नाइट्रोजनस बेस में, उन चेंजेस की वजह से नाइट्रोजनस बेस में भी चेंज आते हैं, और उसी की वजह से डाइवर्सिटी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल के पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, इसीलिए डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल भी कहा जाता है, और डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता भी है। तो अभी हम ने डिस्कशन किया, तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को इस वीडियो के जरिए मिली होगी। अगर फिर भी किसी के मन में कोई डाउट्स हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पुटअप कीजिए, ताकि मैं उनके आंसर आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।